वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो फिर से इस प्रश्न को देखिए, अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो इस कंपनी का नाम है हिंडाल्को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में अक्टूबर 2024 में आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को शामिल हुई। यह वैश्विक स्तर पर कॉपर के महत्व और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वह राज्य है जो भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो 2024 के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का योगदान 13.30, ठीक है, 13.30% है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको से वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर किसे चुना गया है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर भुवनेश्वर को चुना गया है। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर सी। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिया गया है। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब तक जो है वो 13 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन जो 14वीं महारत्न कंपनी है वह अक्टूबर में शामिल की गई है। तो इस कंपनी का नाम क्या है। तो यह कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को अक्टूबर 2024 में 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो मतलब वर्तमान में टोटल 14th महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 105वीं रैंक दी गई है, जो देश में भूख और पोषण की स्थिति को इंगित करता है। सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त हुआ है। मतलब कि सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो यह आंकड़ा है $700 बिलियन, ठीक है, $700 बिलियन, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। तो 27 सितंबर 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $704.89 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे यह $7 बिलियन के मील का पत्थर पार करने वाला चौथा देश बन गया है। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या है, $704.89 बिलियन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसको भी जो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक। कमीशन के द्वारा जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो यह है $400 मिलियन। कितना? $400 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2024 में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो $400 मिलियन है, यह जो है ये याद रखना है, यह मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, ये भी जो है काफी हाईलाइट रही है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम कब लॉन्च की गई? तो यह 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? तो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? तो अक्टूबर 2024 में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब यह जो है किस वर्ष तक यह योजना चलेगी ये आपको बताना है। तो ये है 2028, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक। तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की गई है। सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को परिचालन की मंजूरी प्रदान की है? तो उस नई एयरलाइन का जो है नाम बताना है जिसको विमानन मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये है संख एयरलाइन। क्या? संख एयरलाइन, ऑप्शन नंबर बी। तो संख एयरलाइन उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी जिसे सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय से परिचालन की मंजूरी मिली है। तो जो भी जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के लिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नाम है संख एयरलाइन। तो संख एयरलाइन उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी जिसे सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय से परिचालन की मंजूरी मिली है। सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो आपको बताना है उस देश का नाम जिसको भारत ने पछाड़ दिया है। ठीक है, तो यह देश है जापान। जापान, ऑप्शन नंबर का। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने अपनी आर्थिक सैन्य और कूटनीतिक क्षमता में सुधार के चलते जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है और यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की शक्ति और प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को मापता है। भारत के पहले 2 स्थान चीन और अमेरिका के हैं। तो अब जो है क्या हो गया ऑर्डर? चीन पहले स्थान पे हो गया। ठीक है, चीन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे अमेरिका हो गया और तीसरे स्थान पे अपना देश भारत है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है? तो यह है अन्न दर्पण। क्या? अन्न दर्पण, ऑप्शन नंबर ख या बी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अन्न दर्पण एफसीआई द्वारा विकसित एक नई डिजिटल प्रणाली है जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सरल और अधिक पारदर्शी बनाएगी। इसके तहत अनाज के भंडारण और वितरण पर निगरानी रखी जाएगी। सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है कलिंगनगर, उड़ीसा में। ठीक है, कलिंगनगर, उड़ीसा में। तो टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंगनगर में भारत के सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा शुरू की है और यह स्टील उत्पादन में दक्षता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो सितंबर 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये इसका स्थान है तीसरा। तो पहले स्थान पे है अमेरिका और दूसरे स्थान पे है ब्राजील और तीसरे स्थान पे है भारत। तो भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और यह उपलब्धि जैव ईंधन और हरित ऊर्जा की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 और 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? तो कभी कभी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और आईएमएफ, इसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट होती है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ या जो डेवलपमेंट रेट है उसके बारे में जो है पूछा जाता है, उस रेट को। तो एडीबी ने जो अनुमान लगाया है वो है 7% और 7.2%। ठीक है, 7% और 7.2%। तो एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7% और
इसके नेक्स्ट ईयर 2025-26 में 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है और यह अनुमान स्थिर सरकारी नीतियों और मजबूत घरेलू मांग पर आधारित है। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में किन 3 सदस्यों को नियुक्त किया है? तो उन 3 सदस्यों का नाम बताना है जिसमें आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया है। तो ये 3 सदस्य हैं नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह और सौगत भट्टाचार्य। ठीक, नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह और सौगत भट्टाचार्य। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं, प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार, और इनकी नियुक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। सितंबर 2024 में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? यह भी काफी अच्छा सा प्रश्न है। तो यह है भारत। ठीक है, जान के हैरानी होगी, यह है भारत। तो चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश बन गया है और यह उपलब्धि डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में भारत की प्रगति को दर्शाती है। हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है एक्सिस बैंक। ठीक है, तो कौन सा क्रेडिट कार्ड? प्राइमस। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और यह कार्ड प्रीमियम ग्राहक वर्ग को लक्षित करता है और विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन बनी है? तो इस प्रश्न को फिर से देखिए। अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी है ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, SECL। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL ने 4 अमृत फार्मेसियां खोलकर इस क्षेत्र में पहला कदम उठाया और इन फार्मेसियों का उद्देश्य कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों की किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध किस कंपनी ने प्राप्त किया है? ठीक है, तो उस कंपनी का नाम बताना है। तो यह है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। ठीक, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध मिला और यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यह है HDFC बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का संकेत है और इस शाखा का उद्देश्य भारतीय और वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना है। 17 अक्टूबर 2024 को जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है भारत। ठीक है, क्या है? भारत, ऑप्शन नंबर डी। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में 23.4 करोड़ लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कई मामलों पर आधारित है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है? तो यह है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर डी। अबू धाबी को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया जिसकी अनुमानित संपत्ति $1.7 ट्रिलियन है और यह सॉवरेन वेल्थ फंड्स की संपत्ति और निवेश में इसके महत्व को दर्शाता है। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना IDES के तहत भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो ये है मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। तो भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना IDES के तहत भारत ने मॉरिशस को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की और यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक, डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो डॉक्टर हिमांशु पाठक को अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह संस्थान जलवायु अनुकूलन कृषि तकनीकों के विकास में अग्रणी है। तो अगला प्रश्न,
अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? किसमें? अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए और अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये दिया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए। ठीक, 1000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, सॉरी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की मंजूरी दी है और यह फंड अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और निजी कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2024 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया है? तो यह रिपोर्ट है बी रेडी रिपोर्ट। क्या? बी रेडी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो बी रेडी रिपोर्ट विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह व्यवसाय में प्रवेश, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान जैसे विषयों पर केंद्रित बी रेडी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यह है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर बी। तो 9 सितंबर 2024 को तुहिन कांत पांडे को वित्त मंत्रालय के तहत भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, तो यह प्रतिशत है 5%। ठीक है, तो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया। भारत की पहली ब्रेल लिपि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो यह है स्टार हेल्थ। क्या? ऑप्शन नंबर बी, स्टार हेल्थ। तो स्टार हेल्थ ने दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लिपि में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। नीति आयोग की तर्ज पर GRIT थिंक टैंक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ग्रिट लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा ग्रिट। ठीक है, और यह सिमिलर है नीति आयोग के मॉडल पर। सितंबर 2024 में गुजरात ने ग्रिट नामक थिंक टैंक लॉन्च किया जो नीति आयोग के तर्ज पर काम करेगा। सितंबर 2024 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? ये भी काफी अच्छा जो है वो प्रश्न है। ठीक है, तो सितंबर 2024 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? तो ये देश है मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये सारे के सारे देश अफ्रीका के हैं। तो भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में इन 3 अफ्रीकी देशों को खाद्यान्न भेजा है, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। सोनी बॉय हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर उपकरण बेचने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये है अमेरिका का काम। ठीक है, अमेरिका ने। तो सितंबर 2024 में अमेरिका ने भारत को $52.8 मिलियन मूल्य के सोनी बॉय उपकरण बेचने की घोषणा की। दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा घोषित किया गया? ठीक है, यूएस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार तो ये है स्विट्जरलैंड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। तो यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे अच्छा देश घोषित किया गया है। पीसीएएफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा है? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पीसीएएफ में शामिल होकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रबंधित कर और कम करने की प्रतिबद्धता को दिखाइए। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये विकसित की जा रही है पुणे में। तो जेन सोल इंजीनियरिंग और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के पुणे में इसे विकसित करने की घोषणा की है। प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार 6ठे वर्ष यह पुरस्कार मिला है। एवीओ प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने रियल टाइम डेटा के लिए एवीओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एग्रीश्योर योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि स्टार्टअप से। ठीक है, तो एग्रीश्योर योजना जो है कृषि स्टार्टअप से संबंधित योजना है। तो कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए यह योजना केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुरू की। चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु $500 मिलियन का ऋण समझौता किस राज्य के लिए हुआ है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र।
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु यह समझौता हुआ है। ठीक। छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए एकीकृत ऋण इंटरफेस योजना किसने शुरू की है? तो यह योजना शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी। तो 26 अगस्त 2024 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए यह योजना लॉन्च की। भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया है? तो केरल राज्य में खोला गया है। तो भारत का पहला डिजिटल न्यायालय केरल में खोला गया, जिसका उद्देश्य त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है। डिजिटल न्यायालय चेक बाउंस जैसे मामलों का के शीघ्र निपटान के लिए डिजाइन किया गया है। 29 अगस्त 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को कितना लाभांश चेक प्रदान किया? तो ये है 3662.17 करोड़। कितना? 3662.17 करोड़ रुपए। एलआईसी ने 3662.17 करोड़ रुपए का लाभांश चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रदान किया और यह कंपनी की वार्षिक लाभांश भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा है। अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किसे भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया है? तो यह है गौतम अडानी परिवार। ठीक, गौतम अडानी फैमिली। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार गौतम अडानी परिवार को 11.62 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया है। सितंबर 2024 में किस रेलवे स्टेशन को NSG 1 का दर्जा दिया गया है? तो यह है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को 500 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व आंकड़े को पार करने के कारण गैर उपनगरीय समूह NSG 1 का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया है? तो यह है मुंबई। ठीक है, तो एशिया की अरबपति राजधानी का तमगा मुंबई को मिला है। तो हुरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया। 28 अगस्त 2024 को किस कार्यालय के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है? तो यह है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP के द्वारा। क्या? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP। तो इस प्रोग्राम के तहत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को विकसित करने की मंजूरी दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र की किन कंपनियों को सितंबर 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये है रेलटेल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHPC और SJVN। तो ये जो कंपनियां हैं इनको जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक। किस लघु वित्तीय बैंक ने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। यह क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025 तक। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो यह है 7%, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2024-25 में 7% है और ADB ने भी यही रेट फिक्स किया है। भारत 2024-25 में विश्व के दूसरे सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना और पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा चीन। चीन एल्युमिनियम उत्पादन में पहला स्थान रखता है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा? तो यह है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों के मामले में दूसरे स्थान पर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह है हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी। मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट में हांगकांग को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। संपूर्णता अभियान किस विषय पर केंद्रित है? आपको बताना है संपूर्णता अभियान जो है वह उसका विषय। ठीक है, तो यह है स्वास्थ्य पोषण और कृषि शिक्षा। तो नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण और कृषि और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह अभियान चलाया है।
भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड ईटीएफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा। ठीक है, तो भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के माध्यम से लॉन्च किया गया और यह फंड निवेशकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में निवेश का अवसर प्रदान करता है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम जुलाई 2024 में किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को विशिष्ट उत्पादों पर केंद्रित करना है। पुनर्गठित नीति आयोग में जुलाई 2024 में कितने केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी 4। पुनर्गठित नीति आयोग में केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री को शामिल किया गया है। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। जुलाई 2024 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिनों की सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि लॉन्च की और यह योजना निवेशकों के लिए अधिक रिटर्न का विकल्प प्रदान करती है। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी काफी अच्छा सा प्रश्न है, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र को 2024 में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया और राज्य ने आधुनिक तकनीकों और योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया। ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है मैक लुब्रिकेंट्स। ठीक है, मैक लुब्रिकेंट्स ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 दिया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के ब्रांड मैक लुब्रिकेंट्स को ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया और यह पुरस्कार उपभोक्ता विश्वास और उत्कृष्ट उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर दिया गया है। विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर का अनुमान क्या व्यक्त किया है? ठीक है, तो यह है 7%। कितना? 7%। सितंबर 2024 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यह है महत्वाकांक्षी जिलों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग ने जुलाई से सितंबर 2024 के बीच संपूर्णता अभियान चलाया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक विकास में सुधार लाना था। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितनी फसलों की नई किस्मों को जारी किया है? इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, तो याद रखिए 109 जो है फसलों की नई किस्मों को जारी किया है। ठीक, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 किस्में, ठीक है, फसल कितनी थी? 61 और किस्में कितनी? 109 किस्में जारी की, जिनमें जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में शामिल हैं। इनमें 34 क्षेत्रीय और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं जो उच्च उपज देने वाली हैं। भारत में पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा किस स्टार्टअप ने की? ठीक है, तो ये स्टार्टअप है विंग्स ईवी। क्या? विंग्स ईवी, ऑप्शन नंबर सी। इंदौर स्थित स्टार्टअप विंग्स ईवी ने रॉबिन नामक भारत की पहले इलेक्ट्रिक माइक्रो कार लॉन्च करने की घोषणा की और यह एक पर्यावरण अनुकूल और कम ऊर्जा खपत वाली कार है। भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन है? लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना जिसने लिथियम खदान की नीलामी की। लिथियम खनिज का उपयोग बैटरी निर्माण विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है। किस राज्य ने सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बनने का खिताब प्राप्त किया है सभी फसलों के लिए? ठीक है, तो यह राज्य है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी, जिससे किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा और लाभ मिलेगा।
जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री G1 योजना का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? ठीक है, ये पुरानी योजना है, इसका कार्यकाल जो है बढ़ाकर 2028-29 कर दिया गया है। ठीक है, 2028-29। तो प्रधानमंत्री G1 योजना जो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए है का कार्यकाल 2028-29 तक दिया गया है और यह योजना हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में जापान ने अपने नए बैंक नोटों में कौन सी तकनीकी उपयोग शुरू किया है? ठीक है, तो यह आपको बताना है। तो यह होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। तो जापान ने अगस्त 2024 में अपने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग शुरू किया और यह तकनीक नकली नोटों पर रोक लगाने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है। अगस्त 2024 में आरबीआई ने अपने नियमित आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति गठित की है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, माइकल देवव्रत हैं। कौन? माइकल देवव्रत की अध्यक्षता में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड कौन सा है? दुनिया की बात की जा रही है तो ये है अपना अमूल, ऑप्शन नंबर बी। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड घोषित किया गया है। अमूल भारत का एक प्रमुख ब्रांड है। अगस्त 2024 में एनएसओ नेशनल सैंपल्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकों में जमा कुल धनराशि में महिलाओं की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? ये काफी अच्छा आंकड़ा है। ठीक है, मात्र 21% है। ठीक है, 21%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा अगस्त 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकों में जमा कुल धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी 21% है, जो उनके वित्तीय समावेशन में वृद्धि को दर्शाती है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज IIBX कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गिफ्ट सिटी, गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3। तो IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। यह एक्सचेंज स्वर्ण और चांदी जैसी कीमती धातुओं के व्यापार और निवेश के लिए एक डिजिटल और सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बुलियन बाजार का केंद्र बनाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? तो यह है सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ और सिंगापुर भारत का एक प्रमुख निवेश भागीदार है और इसके निवेश का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में है। भारत का पहला हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह है हिसार, हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र 4 मार्च 2024 को हिसार, हरियाणा में स्थापित किया गया और यह स्टेनलेस स्टील उद्योग में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से किया जाता है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार हाल ही में किस संस्था ने जीता है? तो ये है सेबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है। सेबी भारत में पूंजी बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और मानकों को लागू करता है। भारत में रक्षा शेयरों पर केंद्रित पहला इंडेक्स फंड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह है मोतीलाल ओसवाल AAMC। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने जून 2024 में भारत का पहला रक्षा शेयरों पर केंद्रित इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करेगा जो भारत की रक्षा एरोस्पेस सेक्टर में सूचीबद्ध है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो यह है भारत, ऑप्शन 2। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2022 में $111 अरब की धनराशि प्राप्त करके प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना और यह भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि के कारण संभव हुआ। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल किस बैंक ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया HDFC के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 2।
तो एचडीएफसी बैंक ने 14 मई 2024 को भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया और यह कार्ड डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित लेनदेन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? तो इस पार्क की शुरुआत की गई थी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण चेन्नई में शुरू किया है और इस पार्क का उद्देश्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स को अधिक सुसंगठित और कुशल बनाना है। और यह परियोजना भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार लाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रिक सामान निर्यातक राज्य बन गया है? तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य बनकर कुल 30% योगदान दिया और इस उपलब्धि का श्रेय राज्य की मजबूत उत्पादन क्षमताओं और औद्योगिक नीतियों को जाता है। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो यह बंदरगाह है पारादीप पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पारादीप पोर्ट। तो उड़ीसा में स्थित पारादीप पोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है और इसकी दक्षता और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह बन गया है। आरबीआई के बैलेंस शीट के आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो यह है 70.47 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08 बढ़कर 70.47 लाख करोड़ रुपए हो गया और यह वृद्धि मौद्रिक विस्तार और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या है? तो यह रेट है 4.9%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 के लिए वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और श्रम बाजार के रुझानों पर आधारित है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिनी रत्न फर्स्ट ग्रेड में आया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया। ठीक, तो भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे ग्रिड इंडिया भी कहा जाता है, को 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया और यह कंपनी बिजली के राष्ट्रीय ग्रिड के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? तो यह सिट्रोन। क्या? सिट्रोन। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। इससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण और निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस योजना लभा, ठीक है, लघु वना जाति द्रव्य क्रय शुरू की है? ठीक, तो उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, तो ये है लघु वन उपज। तो इसको लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, तो लघु वन उपज के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने लाभा योजना की शुरुआत की है, जो लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस योजना है और इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनके वन उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना है। जनवरी 2024 में कौन सी कंपनी उत्पाद लिंक प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? तो यह है ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2024 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया और इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस
आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम बताना है। तो यह है सेंथिल पांडियन। ऑप्शन नंबर सी, सेंथिल पांडियन। भारत सरकार ने जनवरी 2024 में आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया और यह नियुक्ति व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में भारत के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए की गई है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? ठीक है, तो यह है 2027-28। ऑप्शन सी। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा 2027-28 तक बढ़ा दिया है और इस परियोजना का उद्देश्य देश के प्रमुख मार्गों को जोड़ने और उनकी अवस्थिति में सुधार करना है ताकि यातायात की दक्षता बढ़ाई जा सके। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह परिसर जो है ओपन किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में अमेरिका से बाहर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। यह केंद्र भारत में विमानन प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में नवाचार को बढ़ावा देगा। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के एमएसएमईज के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है? ठीक है, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल पेश किया। यह ढांचा कंपनियों को पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? ठीक है, तो यह थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। तो अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। या तो विक्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम अमृतकाल में भारत को दुनिया को जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना थी और इसका उद्देश्य भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करना और वैश्विक स्तर पर इसे जोड़ना था। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, ऑप्शन सी। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया। यह प्रमाणन सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ISMS के लिए होता है, ठीक, जिससे कंपनी की सुरक्षा नीतियों और प्रबंधन का स्तर सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही हमारा आर्थिकी घटनाक्रम पर आधारित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कंप्लीट हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।